दोस्तों नमस्कार। जब से ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, एक-एक करके बहुत बड़े और महत्वपूर्ण फैसले वो लिए जा रहे हैं। शायद उन्होंने ये ठान ही लिया है कि जो अभी तक मेरा पॉलिटिकल स्लोगन था, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, इसको मुझे करके दिखाना है। शायद यही कारण है कि लगातार जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग लीडर की कन्विक्शन झलक में आती है। हम हमेशा ये देखते हैं कि बहुत सारे लीडर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं, तो वो जो मुद्दे होते हैं, जिनके लिए वो कमिटमेंट ज़ाहिर करते थे, कहीं न कहीं, किसी न किसी कारण वो पीछे चले जाते हैं और फिर राजनीति हावी हो जाती है। शायद अमेरिका में ऐसा नहीं हो रहा है। आज ट्रंप साहब ने जिस सेक्टर को टारगेट किया है, हमेशा ये लगता था कि उनको कोई छू नहीं सकता। अमेरिका की वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स को फंडिंग करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से हालात सामने हैं, आज जो उन्होंने अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है, उससे ये पता लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने ये सोच लिया है कि मुझे अमेरिका को सुधारना ही है। दोस्तों, वो ऑर्डर क्या है? क्या भारत उससे कुछ सीख नहीं सकता? क्या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिशियंस हैं, वो क्यों घबराते हैं इस तरह के कड़े फैसले लेने से? ऐसा नहीं है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी नहीं है या वहाँ ऑपोजिशन नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो लीडर सत्ता में है, वो किस कन्विक्शन से और किस कमिटमेंट से निर्णय ले रहा है, ये चीज सामने आ रही है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आज का सेक्टर है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में जो अमेरिका में हो रहा है, उसका प्रभाव हमें भारत में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए इस बात को समझना होगा। इसका असर हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उस पर भी होगा, स्टॉक मार्केट में भी होगा और कई जगह होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने उठाया वो है हेल्थ का मुद्दा, अमेरिकन की हेल्थ का मुद्दा। और जो बातें उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कही है वो काफी चिंताजनक है। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चर्चा करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के सीरियस मुद्दे हम आपके साथ यहाँ पे चर्चा में करते रहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस बात को एक एक करके हम ध्यान देंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें सामने आएंगी। उनका ये कहना है कि देखिए, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अमेरिका में, वो है 78.8 साल। जबकि जो बाकी देश हैं, जो विकसित देश हैं, वहां पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 82 साल। मतलब उनका ये कहना है कि 1.2 बिलियन लेस अमेरिकन जीते हैं अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें। तो उनका ये तो उचित नहीं है। जब बाकी दुनिया में लोगों की एज ज्यादा है तो हमारे यहाँ कम क्यों है, ये उनका टारगेट है। कितना स्पेसिफिक टारगेट है, ये हमें समझना होगा। 4 of 10, दो या दो से ज्यादा, मतलब 40% जो आबादी है अमेरिका की, वो क्रॉनिक, एक से ज्यादा क्रॉनिक डिजीज से परेशान है। और जो 10 में से 6 जो अमेरिकन है, मतलब 60% अमेरिका जो है वो क्रॉनिक डिजीज से परेशान है। और 60 में से जो 40% है, अगर टोटल पॉपुलेशन का देखें, तो एक से ज्यादा क्रॉनिक डिजीज से परेशान है। मतलब 60% आबादी जो अमेरिका की है वो बीमार है, जिसको रोज दवाई चाहिए। इसीलिए उनका फोकस यहाँ पे है। और उसके अलावा 20% आबादी, 1 in 5, मेंटल इलनेस से परेशान है। ये विकसित अमेरिका के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सही कदम ट्रंप साहब ने उठाया है। इसके अलावा हमें ये देखना पड़ेगा, उनका ये कहना है कि दुनिया में 204 देश हैं और वहां पे जो कैंसर इश्यूज अगर हम देखते हैं, इंसिडेंसेस ऑफ कैंसर नियरली डबल द नेक्स्ट हाईएस्ट। अगर पूरी दुनिया में 3 है तो हमारे यहाँ 6 है। 204 देशों, तो हमारे यहाँ पे कैंसर इतना ज्यादा क्यों है, ये भी एक चिंता की बात है जिसको देखना होगा। इसके अलावा 88% इंक्रीज इन कैंसर रेट, 90 से लेकर 21 के बीच में कैंसर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इसका मतलब जो फूड सिस्टम्स हैं, मेडिकल सिस्टम्स हैं, जो ओवरऑल हेल्थ सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को परेशान कर रहा है। अस्थमा की जहां तक उन्होंने बात करी, तो दुनिया के बाकी देशों से डबल है। ये सब चीजें उनको परेशान कर रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है कि जो ऑटो इम्यूनो डिजीज, जिसको लेकर कि इसका इलाज नहीं होता और बड़ी खतरनाक स्थिति आ जाती है, ये सब चीजें भी
अमेरिका में बहुत ज्यादा है। ओवरऑल उनका ये कहना है कि जो अमेरिका की हेल्थ कंडीशन है वो अलार्मिंग है, खतरनाक स्थिति से निकल रही। अब इस पे काम तो करना होगा, जब प्रेसिडेंट ने ये कहा है तो इस पे एक्शन भी होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो 40% बच्चे हैं अमेरिका में, उनको कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन। बच्चों के अंदर भी अगर 40% बच्चे बीमार पैदा हो रहे हैं तो बड़े होकर वो कैसे सिटीजन बने? ये एक वास्तव में बहुत चिंता की बात है। और इसके अलावा कई चीजें उन्होंने कही कि देखिए, उन्होंने ये कहा कि ये कंडीशन जो थी ये पहले कम थी, अब बढ़ती जा रही हैं, और ये बीमारियों का बर्डन परिवारों को भी खत्म कर रहा है। नाउ करीब 3.4 मिलियन चिल्ड्रन नाउ ऑन मेडिकेशन फॉर डिसऑर्डर, मतलब करीब 35 लाख बच्चे रोज दवाइयां खाते हैं, उनकी ऐसी मेडिकल कंडीशन, बच्चों की। मैं बड़ों की, बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूं। ये बात बहुत सीरियस है। और इसीलिए 75, अब उन्होंने कहा कि अगर हेल्थ की कंडीशन देखो तो 75% ऑफ अमेरिकन आर नॉट फिट फॉर मिलिट्री सर्विसेज। मतलब अमेरिका की हेल्थ कंडीशंस ऐसी हैं कि उनको फौज के लिए आदमी भी नहीं मिले। हेल्थ कंडीशंस कॉम्प्लिकेटेड है। अब इनको तो एड्रेस करना जरूरी होगा। इसीलिए इस पूरी सिस्टम को एड्रेस करने के लिए जो अमेरिका का हेल्थ क्राइसिस है, उनका ये कहना है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर काम करना। अब हम ये नहीं कह सकते ये प्राइवेट कंपनियां उसमें दखल नहीं देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और उन्होंने जो ऑर्डर पास किया है उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने कह दिया कि इस चीजों को सीरियसली लिया जाएगा। और कहने का मतलब क्या है जो उन्होंने लिखा है यहाँ पे, वी मस्ट रिस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ साइंटिफिक पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एक्सपर्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम इनअप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग एक्सिस्टिंग डेटा। अगर दवाइयां फर्जी डेटा पे बन रही हैं, जबरदस्ती आप उन पर क्लेम कर रहे हो, जो उनके साइड इफेक्ट बॉडीज में जा रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, अब ये नहीं चलेगा। हमें इन सब को लेकर ध्यान देना होगा। और उसके लिए उन्होंने जो अपने पॉलिसीज में कहा वो इंपॉर्टेंट ये है कि फेडरली फंडेड हेल्थ रिसर्च जो है वो ओपन डेटा सोर्स होगा। कोई भी कंपनी उस पर अगर अच्छा मेडिसिन बना सकती है तो बनाए। सिर्फ डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी में रख के हम आगे की डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन कमर्शियल इंटरेस्ट। ये बात बहुत क्लियर उन्होंने कर दी है। साथ ही साथ उनका ये कहना कि जितनी भी हेल्थ फंडेड एक्टिविटीज हैं, गवर्नमेंट फंडेड, उन सब का जो है गोल्ड स्टैंडर्ड ये होना चाहिए अमेरिका की जितनी बीमारियां हैं उनको एड्रेस कर। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो फूड है ये अफोर्डेबल भी होना चाहिए और उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलेगा, खाने की क्वालिटी के बारे में हम क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं, बाकी केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसको लेके क्या किया जा रहा है। इसीलिए इस पे फोकस आएगा। और साथ ही साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने कही और ये कमेटी बनाई उन्होंने बकायदा, जैसा अक्सर वो करते हैं कि हर रिलेवेंट डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, ये सब डिपार्टमेंट, एजुकेशन, वेटनरी अफेयर्स, एनवायरमेंटल साइंसेस, बजटिंग, काउंसिल, साइंटिफिक डिपार्टमेंट, ड्रग्स एंड डिजीज कंट्रोल, इन सब डिपार्टमेंट्स को ये कहा गया कि आप मिलके बजट बनाइए और इस पे काम करिए। साथ ही साथ बच्चों के लिए जो बीमारियों के ऊपर काम करना है, उन्होंने साफ कह दिया कि आप एक पूरा फोकस करिए, जो ट्रांसपेरेंट और लीगल, जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाइए ताकि जो बच्चों की क्रॉनिकल डिजीज है हम उनको एड्रेस कर सकें, और उस पर आप हमें पॉलिसी रिकमेंडेशन दीजिए ताकि उस पर काम किया जा सके। और उसके अंदर उन्होंने जो कहा, टारगेट उनका बहुत फोकस रहा कि सबसे पहले आप बच्चों की हेल्थ को देखिए। और कितने दिन में, जो अक्सर वो कहते हैं मेरे पास 6 महीने या 5 साल का टाइम नहीं है, हम पंचवर्षीय योजना से काम नहीं करेंगे, 100 दिन में काम खत्म करें। इसका मतलब यह है कि जो हम 100 डेज की बात करते हैं चुनावी मुद्दों में, कि जब हम आएंगे तो 100 दिन में कार्रवाई होगी, बड़े बड़े निर्णय होंगे। मोदी जी ने भी कहा था, वो कौन से बड़े निर्णय थे जो 100 दिन में हो गए जब से मोदी जी सत्ता में आए। सवाल करना चाहिए हमें, इसलिए नहीं कि हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तो हर इंसान पे फिक्स होनी चाहिए।
अब सवाल इस बात का है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ राजनीति है, संसद नहीं चलने दी। देखिए, ये चुनौतियां तो रहेंगी। ये हाल तो प्रेसिडेंट में, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए भी है, लेकिन अगर वो सही कदम उठा रहे हैं तो जनता का दबाव पड़ेगा ऑपोजिशन पे कि आप रास्ते में क्यों आ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो ऑपोजिशन को चुप कराने की जो जिम्मेवारी है वो देश की जनता की हो जाती है, और ये होगा अगर हम करेंगे तो। इसीलिए 100 दिन का काम है, और उन्होंने कहा कि आप आइडेंटिफाई चाइल्ड क्रोनिकल डिजीज विद अदर कंट्रीज, पोटेंशियल ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन एंड सर्टेन फूड इंग्रेडिएंट्स, ये सब आप बंद करिए। जबरदस्ती दवाइयां खिलाना, खाने में केमिकल मिलाना, अब ये नहीं चलेगा, ये बीमारियां हो रही। और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि सब स्टैब्लिश मैकेनिज्म ऑफ डिजीज यूजिंग रिगरस एंड ट्रांसपेरेंट डेटा इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कंपैरिजन। हमें इतनी बीमारियां क्यों हैं, हम कौन सी दवाइयां ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जब बाकी देश हमसे अच्छा कर रहे हैं और केमिकल कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये बात भी उन्होंने साफ साफ कह दी। साथ ही उन्होंने कह दिया कि भाई जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स हैं, बाकी जो है मूड स्टेबलाइज स्टिमुलेंट, ये जो ड्रग लॉस, ये सब जो चीजें हैं, ये जो एक लाइफस्टाइल को लेकर जो फैशन बन गया है, इन सब के ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, बच्चे और युवा ये दवाइयां लेते रहेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। फोकस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट हेल्थ इश्यूज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, एग्जिस्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम को आप रिव्यू करिए, और जो फेडरल प्रोग्राम है हेल्थ रिलेटेड, आप उनको भी रिव्यू करिए कि क्या ये वास्तव में काम के हैं या नहीं है। उसके अलावा जो कंपनियों के लिए उन्होंने साफ कह दिया कि आप डेटा जो है इंश्योर करिए, करंट डेटा, आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो डेटा सामने आना चाहिए, वो जो डेटा है उसका एनालिसिस होना चाहिए। रिस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ साइंस इंक्लूडिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्री। अब अगर आके लॉबिंग होती है और वो आके डेटा इन्फ्लुएंस करते हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि इससे अमेरिका की सेहत खराब हो रही है। कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ सकता है, लेकिन अमेरिका की कीमत पे नहीं, अमेरिका के लोगों के लिए नहीं। ये बात हमें समझनी होगी, और इसीलिए एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल रिव्यू फॉर इंडस्ट्री फंडेड प्रोजेक्ट्स। आपने किसी यूनिवर्सिटी को पैसा दिया कि आप रिसर्च करो और उस डेटा को मैनिपुलेट करवाया, ये नहीं चलेगा। एक एथिकल स्टैंडर्ड्स रिव्यू कमेटी होनी चाहिए, जैसा यूरोप में होता है। इस मामले में यूरोप काफी आगे है। तो कुल मिला के उनका फोकस यही है कि हमें अपनी जो बच्चों की सेहत है उस पर फोकस करना होगा, और इसके लिए आप सारे कदम उठाइए। और उसमें उन्होंने ये कहा कि आप पब्लिक हियरिंग भी करिए, होल्ड पब्लिक हियरिंग, मीटिंग्स, राउंड टेबल, सिमिलर इवेंट अप्रोप्रिएट एंड मे रिसीव द एक्सपर्ट इनपुट फ्रॉम द लीडर्स इन पब्लिक हेल्थ एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। आप करिए, सिर्फ एक्सपर्ट्स के नाम पे साइंटिस्टों से बात मत करिए। बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ एरिया में काम कर रहे हैं, आप सबके इनपुट लीजिए ताकि इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। तो कुल मिला के स्थिति यह है दोस्तों कि इस समय प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लिया है। जिस तरह से दवाई कंपनियां बाकी काम कर रही हैं उसको उन्होंने कंट्रोल करने का प्रयास किया है, और देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होता है। तो आने वाले दिनों में कम से कम 2-3 महीने बाद जब ये 100 दिन पूरे हो जाएंगे, तब मुझे लगता है अमेरिका में बहुत सारे पॉलिसी नीतिगत परिवर्तन आएंगे। हम भी नजर बनाए रखेंगे, आप भी रखिए। क्या भारत में इस तरह की कठोर कार्रवाइयां नहीं हो सकती? हमारे यहाँ पे क्या इस तरह के ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्रिएट नहीं हो सकते? क्यों हमारे यहाँ पे सरकारें और पॉलिसी मेकर्स कमेटीज तक ही सीमित हो जाती हैं? वो कागज, वो डिसीजन जनता में क्यों नहीं आती? इवन आरटीआई डालने के बाद भी वो कागज सरकार नहीं देना चाहती। कारण क्या है? अगर आरटीआई के बाद भी सरकार ये कहती है हमारे पास ये डेटा नहीं है या हम शेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, क्या छुपाते हैं और इससे किसका फायदा होगा? कभी ये सोचा जाता है? यही पॉलिटिशियन, यही पॉलिसी मेकर्स के बच्चे भी बीमार पड़ते हैं इन्हीं गलत दवाइयों से, तब ये क्या कहेंगे? गलत मेडिकेशन से अगर बच्चे बीमार हो रहे हैं और इनके परिवार और इनके वेल विशर्स के बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, तो क्या राजनीति और कुर्सी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि हम अपने वेल विशर्स को बीमार कर सकते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते? ये बात समझने की। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस तरह के निर्णय भारत में नहीं होने चाहिए? क्या भारत के हित में नहीं होगा अगर हम ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे?
यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज में डेटा मैनिपुलेशन बहुत आसान होता है। जब तक वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, पीयर रिव्यू नहीं होगा, जो लोग एक्सपर्ट है और वेस्टेड इंटरेस्ट में नहीं है, अगर वो इनमें गलतियां निकालेंगे तो सिस्टम सुधरेगा। एक कमेटी में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, जिसने एप्लीकेशन दी और उस कमेटी के मेंबर्स अगर उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं तो वो कमेटी काम नहीं करेगी। इस बात को आपको समझना होगा। इस वीडियो को आप शेयर करिए, आप अपने विचार रखिए कि क्या भारत में इस तरह की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? क्या इस तरह का डेटा सार्वजनिक नहीं होना चाहिए कि कौन सी बीमारियां कितनी है हिंदुस्तान में? जब अमेरिका खुल के बोल रहा है कि 75% अमेरिकन अनफिट है मिलिट्री के लिए, तो भारत में क्या स्थिति हो? इसका कोई डेटा है? मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी हर लेवल पे जरूरी है। इससे देश सुधरेगा। जब तक हम बीमारी नहीं पकड़ेंगे तो इलाज क्या करेंगे? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।